हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बुलबुल अहमद, प्रवीण गौतम, राम प्रकाश, प्रदीप राजपूत, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। गुड मॉर्निंग सर जी। हिस्ट्री का क्या हुआ? हिस्ट्री का बता तो दिया भाई, स्टार्ट हो जाएगी एक दो दिन में, है ना। हिस्ट्री का बता तो दिया, कल बोल दिया था। कल मैं थोड़ा सा जल्दी चला गया था यहाँ से, आज मैं उनसे पूछ लूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है। कुलदीप सिंह, आस्था माहेश्वरी, सनी और प्रवीण गौतम, विनय शुक्ला। चलिए, सभी का स्वागत, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीधा फ्लाइट पकड़ के वहां से आए हैं? कहां से? टीसीएस सीरीज से आए हैं मेरे भाई, जो सीधा टीसीएस सीरीज से आए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं भाई, फटाफट बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। 10-15 कर दी थी क्या क्लास? अरे यार, ये स्ट्रीमर महोदय मेरे हिसाब से चल जाते हैं। इन्होंने सोचा भैया अभी 10-3 पर तो हुई है, क्या ही भैया क्लास इतनी जल्दी लेंगे। लेकिन इनके इसे पता नहीं है कि इनका भैया स्पाइडरमैन मानो। चलो कोई बात नहीं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? मैंने 1200 रुपए में 2 ड्रेसें खरीदी हैं। मुझे नहीं पता कितनी की कौन सी ड्रेस है, मुझे पूरा रेट पता है। 1200 रुपए में 2 ड्रेसें खरीदी हैं। मैंने पहली ड्रेस को 14% की हानि पर बेच दिया और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ। कल भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको क्वेश्चन में कभी दिया हुआ रहे कि आपको इस सौदे पर ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो ऐसे केस में होने वाला हानि जो है वो होने वाले प्रॉफिट के बराबर होती है। यानी कि मैंने पहले सामान का मूल्य ए मान लिया और दूसरे सामान का मूल्य बी मान लिया। पहले सामान पे मैंने 14% पैसा लुटा दिया, हानि हुई है, लुटा दिया। दूसरे पे मैंने 10% लाभ कमाया है, लाभ हुआ है तो मेरे भाई कमाया है। और जब मैं फायदे में छूट रहा हूं तो होने वाली हानि जो है वो होने वाले फायदे के बराबर होगी। ठीक है। ए और बी का रेशो निकाल लो, दोनों के क्रय मूल्य का रेशो निकाल लो। आप कहेंगे भैया जी 10 और 14 हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का क्रय मूल्य 12 आएगा। क्वेश्चन ने 1200 दिया है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। भैया जी पहले का क्रय मूल्य 500 रहा होगा, दूसरे का क्रय मूल्य 700 रहा होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पहली ड्रेस का क्रय मूल्य कितना है, तो आंसर हो जाएगा 500 है। सर आपसे मिलना है, गले मिलना है सर आपसे। गले मिलेंगे यार, क्या जाता है। अगर भाई भाई गले नहीं मिले तो फिर कैसा भाईचारा अपना। ठीक है, गले मिलेंगे, आओ आप सिलेक्शन लेके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो बस एक कॉन्सेप्ट यहां से याद रखेंगे कि जब भी हम लोग बराबर में छूटते हैं, यानी जब ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, तो उस केस में मेरे प्यारे दोस्त होने वाला लाभ जो है वो होने वाली हानि के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया, सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया है। सुंदर क्वेश्चन, सुशील क्वेश्चन आपके सामने है। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। बहुत बढ़िया भाई साहब। जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है, एक हिस्सा 9% लाभ पर बेच देता है और शेष जो है वो 19% लाभ पर बेचता है।
ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है? 110% इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 110% होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बिना सिलेक्शन के कोई गले नहीं लगाता। प्रूफ हो गया, ना परिवार, ना प्यार, ना यार। ऐसे लोगों की मुझे तलाश थी जो कुछ भी बोलो उसमें ही चीजें ढूंढते रहते हैं। क्या बिना सिलेक्शन के आपका आने का मन करेगा? क्या बिना सिलेक्शन के आप 100-200 किलोमीटर ऐसे ही चल के आएंगे? क्या अपना टाइम खराब आप लोग करेंगे? हमें क्या आपत्ति है, आ जाओ भाई। लेकिन दोस्त उस समय की कीमत को समझो। क्या बिना सिलेक्शन आपके आने का कोई फायदा रहने वाला है? इसलिए मैंने बोला है। बाकी 24 घंटे 365 दिन आपके लिए रोजगार विद अंकित के खुले हैं। जब आपका मन करे तब आओ। लेकिन ये फालतू की बातें मत किया करो। जब आपके पास एक पूरा सामान होता है, आप उस सामान में से कुछ हिस्सा इतने % लाभ या हानि पर बेच देते हैं, शेष हिस्सा जो है इतने % लाभ या हानि पर बेच देते हैं, और टोटल मिला के आपको कुछ लाभ या हानि होती है, तो वहां हम एलिगेशन का यूज कर रहे होते हैं। एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं? इस पूरे हिस्से को 2 पार्ट में हम लोगों ने बांट लिया है। पहले पार्ट को हमने 9% लाभ पर बेचा है, बहुत शानदार। दूसरे पार्ट को हमने 19% लाभ पर बेचा है, बहुत शानदार। और दोनों को मिला के हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 15% लाभ का हुआ है। 15% लाभ का हुआ है, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे भैया जी 5 बचेगा। और 19 में से 15 जाएगा तो भैया जी 4 बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो पहले वाली मात्रा 4 यूनिट रहेगी, दूसरे वाली मात्रा जो है वो 5 यूनिट रहने। अच्छा, यहां ये 6 आएगा। 15 में से 9 जाएगा, 6 आएगा। यानी दोनों का रेशो जो है वो 2-3 आ जाएगा। दोनों का रेशो जो है वो 2-3 आ जाएगा। पहले वाली मात्रा 2 यूनिट थी, दूसरे वाली मात्रा 3 यूनिट हो जाएगी। दोनों को मिला के 5 यूनिट हो चुकी है। टोटल मात्रा 650 किलोग्राम है। अगर 5 की वैल्यू 650 किलोग्राम है तो 1 की वैल्यू 130 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 130 है तो 2 की वैल्यू 260 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 130 है तो 3 बराबर 390 हो। यानी वो आपसे कह रहा है 9% लाभ वाला आपको क्या बताना है? गेहूं की मात्रा। तो आंसर हो जाएगा 260 किलोग्राम। ठीक है, चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, इसके बाद का जो टॉपिक है ना वो बड़ा आसान टॉपिक है और उसे हम लोग टीसीएस में भी कर चुके हैं। यानी कि मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात कर रहा हूं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 107। रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। दोनों चीजों को मिला के कितने की खरीदता है? 3900 रुपए की। वह मेज को 8% के लाभ पर बेच देता है और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेच देता है, और 540 रुपए का उसे टोटल लाभ होता है। तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनना। मेरे भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी यहां 86% लिखना पड़ेगा, यहां वो लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अगर 9% लाभ दिया है तो यहां 9% लाभ लिख दिया। यहां 19% जो है वो लाभ दिया है, वो यहां लाभ लिख दिया। दोनों को मिला के 15% लाभ दिया है, वो यहां लिख दिया। एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पे लगता है। अगर ऊपर आपने प्रॉफिट लिया है तो यहां भी प्रॉफिट लिखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, यहां थोड़ी सी बातें गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन ने यहां परसेंटेज में दे दिया भाई, पहली चीज पर 8% का प्रॉफिट होता है, दूसरी चीज पर 16% का प्रॉफिट होता है। अगर दोनों पर ही यहां परसेंटेज में दिया होता तो काम बन जाता, फिर हम एलिगेशन लगा देते।
या तो आप इसे परसेंटेज में बदल लो तब काम बन जाएगा, क्योंकि एलिगेशन सेम चीजों पे लगता है, या फिर आप इन दोनों को रुपए में बदल लो, रुपीज में बदल लो, तब काम बन सकता है। दोनों तरीके से आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। कैसे? ये मेरे भाई एक मेज है और ये मेरे प्यारे दोस्त एक चेयर है। एक मेज है, एक चेयर है। मैंने मान लिया 3900 रुपए में दोनों खरीदी हैं। मैंने मान लिया पूरी की पूरी मेज 3900 की आई थी और उसको 8% के लाभ पर बेचा है, यानी कि होने वाला प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31 हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी मेज 3900 रुपए की आई होती तो उस पर 8% का प्रॉफिट होता, यानी 312 रुपए का प्रॉफिट मिलता। अगर पूरी की पूरी कुर्सी 3900 रुपए की आई होती तो उस पर 16% का प्रॉफिट होता, यानी 8% वाले से दुगना प्रॉफिट होता, यानी कि 624 का यहां प्रॉफिट हो जाता। लेकिन दोनों को मिला के कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? दोनों को मिला के 540 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये रहा 540 रुपए का प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां पे रेशो निकाल दीजिए। 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 4 यहां बच जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। अगर मैं यहां से देखूं 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, दोनों का रेशो 7:19 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस मेज का क्रय मूल्य 7 था और इस चेयर का क्रय मूल्य 19 था और दोनों के बीच का गैप 12 था। दोनों के बीच का गैप 12 था। अब उसने ये कहा है कि दोनों के बीच का गैप पूछ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि मेरे भाई दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 3900। मेरे हिसाब से दोनों का क्रय मूल्य 26 दे रखा है भाई। 1907 26, उसने कितना दिया है? 3900। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो दोनों का डिफरेंस यानी वो 12 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 12 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से देखिए, 13 से काटिए 300 बार कटेगा, 13 से काटिए 2 बार कटेगा और 2 से काटिए 150 बार कटेगा और 150 की गुणा 12 में होगी तो 1800 हो जाएगा। हाँ, क्लास पर 10-15 का टाइम था, बेचैन मत हुआ करो। मेरे बोलने से पहले ही ये महोदय, स्टीमर महोदय ने कर दिया था। वो थोड़ा सा क्लास लेट छूटी थी, इस वजह से कर दिया था। मुझे नहीं पता था और फिर मैंने कहा कि यार अब ले ही लेते हैं, ठीक है। इस वजह से आपके 5-7 मिनट की 10 मिनट की क्लास छूटी है। आप प्लीज़ उसे जो है वो, वैसे भी मैंने 10:08 पे स्टार्ट की है, तो 7 मिनट की क्लास छूटी है, तो 7 मिनट की क्लास बाद में देख लेना। रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी जल्दी परेशान आप भी मत हुआ करो, है ना। आप ऐसे परेशान होगे तो भाई साहब हम लोगों का क्या हाल होगा? आपके बिना क्या, मतलब कौन ही है हमारा? ऐसे नाराजगी आप लोगों की झेलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त? गुरुजी परसेंट में कैसे करें? परसेंट में भी बताएंगे, परसेंट में भी बताएंगे, काहे टेंशन लेते हो? देखो परसेंट में सुनिए, परसेंट में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेरे भाई एक है मेज और एक है कुर्सी। मेज को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 8% के लाभ पर। कुर्सी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 16% के लाभ पर। दोनों को मिला के कितने परसेंट का लाभ हुआ है वो निकालना पड़ेगा। 540 रुपए का टोटल लाभ होता है, कितने पर? 3900 पर। टोटल क्रय मूल्य तो 3900 है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से काटेंगे 180 बार, 3 से काटेंगे 13 बार, यानी इतने परसेंट का टोटल प्रॉफिट होता है। इतने परसेंट का टोटल प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट पूरे सौदे पर 180/13% का होता है। लगा दो एलिगेशन। इस 13 को हटाने के लिए 13 की गुणा यहां कर दो, 13 की गुणा यहां कर दो। 13 अट्ठे 104 होते हैं, तो 16 की गुणा 13 में करने पर 208 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। भाई 180 में से 104 जाएंगे, 76 बचेगा
और 208 में से 180 जाएंगे तो 28 बचेगा। 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा। यहां भी रेशो 7:19 आ रहा था और यहां भी रेशो 7:19 आ रहा है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे हमने बताया है। उसने कहा है दोनों का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 26 आ रहा है, उसने 3900 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। दोनों के क्रय मूल्य में अंतर पूछना चाह रहा है, तो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर 12 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप कह देंगे भैया जी बिल्कुल आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 सीपीयू 2024 में आपसे पूछा गया है। मैं ना अभी 2025 का जो सीपीयू हुआ था प्री, उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने, दिखाऊंगा आपको। उसमें जो है इन्होंने सेक्शन की टाइमिंग लगाई थी, सेक्शनल टाइमिंग लगाई थी, यानी कि इन्होंने मैथ्स को 30 मिनट दिए थे और उसमें क्वेश्चन आए थे 50। ठीक है, फिर आप देखना कि उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या था। आप अपने एफर्ट्स चीजों को सीखने में डालो, है ना, फालतू की चीजों पे नहीं सोचना है। प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के पेन चलाओ मेरे भाई, और यकीन मानना बहुत अच्छा आप लोग कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहना चाह रहा है? एक दुकानदार ने 2800 रुपए प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची, यानी कि प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची, 3 कलाई घड़ियां बेची, यानी तीनों का विक्रय मूल्य समान था। 2800 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची है, यानी तीनों का सेलिंग प्राइस जो था वो समान था। ये घड़ियां क्रम से पहली घड़ी 40%, दूसरी घड़ी 25%, तीसरी घड़ी 12% लाभ पर बेची, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। जब आपको हिंट मिल गई कि इनका विक्रय मूल्य समान है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या विक्रय मूल्य समान है। हम 3 घड़ियों के बारे में बात करते हैं। ये रही 3 घड़ियां जिनके बारे में हमें बात करनी है मेरे भाई। पहली घड़ी को 40% लाभ पर बेचा गया। 40% लाभ का मतलब 2/5 होता है, यानी 5 की घड़ी को 2 के फायदे से 7 की बेचा गया होगा। दूसरी घड़ी को 25% के फायदे पर बेचा गया है, यानी 4 की घड़ी को 1 के फायदे से 5 की बेचा गया होगा। और तीसरी घड़ी को 12% के लाभ पर, 12% का मतलब 3/25 होता है। 25 की चीज को 3 के फायदे से 28 की बेचा गया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। ये तो हमारा विक्रय मूल्य समान नहीं है, उसने तो कहा है प्रत्येक को समान रेट में बेचा, यानी हमें विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। और समान करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है इनका एलसीएम लेना। 7 और 28 का एलसीएम 28 पंजे 140 होता है, यानी 140 बनाने के लिए इसमें 20 की गुणा होगी। 20 सत्ते 140, 28 पंजे 140 और 28 पंजे 140। क्या तीनों का विक्रय मूल्य समान हो गया? 20 की गुणा यहां हुई है, 20 की गुणा यहां कर दो, 28 की गुणा यहां हुई है, यहां कर दो, और 5 की गुणा यहां हुई है, यहां कर दो। यानी टोटल सीपी अगर मैं आपसे पूछूं 100, 28 चौक 112, 100 और 112 212 और 125, 212 और 25 237 हो जाएगा। 237 में 100 जोड़ोगे 337 क्रय मूल्य आ जाएगा। 140 140 140 420 जो है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हो गया काम खत्म। अब आप मुझे ये बताइए, भाई से चार्ज पे कर देना। आप मुझे ये बताइए कि 337 की चीज 420 में बेच रहे हैं, फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 10 में से 7 गया 3, 11 में से 3 गया 8, 83 का फायदा हो जाएगा। 83 का फायदा हो जाएगा। किस पर होगा फायदा? 337 पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है। पता है इसमें क्या बड़ी बात थी? इसमें ये बड़ी बात थी भैया, ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए।
ऑप्शन जो है वो बहुत नजदीक नजदीक आपको दिए हुए हैं। अब यहां आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। आप जितना टाइम जो है वो मुझसे पूछने में लगाते हो कि भैया जी कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं करना। आप उतना टाइम कैलकुलेशन में सॉल्व करिए। एक बार लिख लीजिए 737 है, नीचे 37 है, मैं अप्रोक्सीमेट कैसे काटूं इस चीज को। डिवाइड, बड़ी बड़ी डिवाइड लिखिए, मल्टीप्लाई देखिए, टेबल याद करिए मेरे भाई। टेबल ये इफेक्ट डालती हैं चीजों पर, ठीक है। वो छोटे छोटे पॉइंट समझिए जो मैं समझा रहा हूं। अब परसों जो क्लास लेके आऊंगा वो इंस्टॉलमेंट की क्लास लेके आऊंगा। मुझे लगता है चोर सिपाही में से बाहर क्वेश्चन वो नहीं देगा, चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उनके क्वेश्चन फिर आपसे मौक में भी नहीं छूटने चाहिए। अगर वहां छूट रहे हैं तो फिर उनके टॉपिक करने का आपका कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां डिवाइड कर लीजिए एक बार। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। मैं डायरेक्ट 8300 को 337 से डिवाइड करूंगा, 337 से डिवाइड करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा समझना। 337 से काटिए दो बार, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 7 156 आएगा, ये जीरो उतार लोगे। निश्चित ही 4 बार कटेगा, 4 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 212 आएगा पॉइंट। अब यहां देख लीजिए, यहां डिसाइड हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 7 बार नहीं 6 बार कटेगा, 24.6 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है ये टॉपिक, इसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पीक पर होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे शानदार तरीके से टीसीएस में कराया हुआ है, टीसीएस में कराया हुआ है। लेकिन भैया जो टॉपिक हमारी क्लास में नहीं हुए हैं उसे कैसे करें हम टीसीएस सीरीज से, क्योंकि मैं बताता हूं टीसीएस सीरीज में बिल्कुल जीरो से बताता हूं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को हिंदी में कहते हैं हम लोग बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार मेरे प्यारे दोस्त, है ना, बेईमान दुकानदार में दो तरीके के बेईमान होते हैं। पहला बेईमान वो होता है जो केवल बेचते टाइम जो है वो घोटाला करता है। दूसरा बेईमान, बड़ा बेईमान वो होता है जो बेचते टाइम भी घोटाला करता है और खरीदते टाइम भी घोटाला करता है। हमें जो बात करनी होगी वो बस इन दोनों के रेशो पे बात करनी होगी। जो दुकानदार से रिलेटेड चीजें लिखी जाएंगी वो इसमें लिखी जाएंगी, जो ग्राहक से रिलेटेड चीजें लिखी जाएंगी वो इसमें लिखी जाएंगी। बस इस चीज को आपको समझना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को करने में जरा सी भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आंसर की स्पीड जो है वो बढ़ जानी चाहिए अब आप लोगों की। आंसर की स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए। क्या होगा भाई, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, आराम से करना। एक बेईमान विक्रेता यह दावा करता है कि वह वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है। कह रहा है कि भैया क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं, जितने का खरीद के लाया था उतने का ही दे रहा हूं, परंतु वह 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 902 ग्राम वजन तोलता है। देना चाहिए था उसे 1000 ग्राम, ग्राहक को पता है 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन अपने पास से कितना देता है, 902 ग्राम देता है।
भैया लाभ पूछ रहा है, 902 की चीज को 1000 में बेच रहा है, 98 का फायदा कितने पर, 902 पर, तो 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 980 होता तो ये 10 बार कट रहा होता। जब ये 10 बार कट रहा होता तो 10 से ये 10 बार कट रहा होता, यानी उस केस में 10% आंसर आता। लेकिन ये 980 नहीं है, 980 से कम है, तो ये 10 से कम बार कटेगा, यानी आंसर 10% से ज्यादा होगा। आंसर 10% से ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा और 10% से थोड़ा ज्यादा आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 कट जाएंगे। एक तो बी कट रहा है, एक डी कट रहा है। डी कटेगा या नहीं? कितने बच्चे डी को भी काट देंगे? कितने बच्चे डी को भी काट देंगे? पक्का? चलो नहीं काटते। हम ये निश्चित करते हैं कि 10% से कम आंसर होगा, 10% से ज्यादा आंसर होगा, ये तो नहीं होगा। अब भैया यहां भी ऑप्शन जो है वो नजदीक है, काट लेते हैं थोड़ा सा। 2 से काटेंगे, 49 बार कट जाएगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2 होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से चीजें हमें फिर से देखनी पड़ेंगी। 5 4 9 और 1 10, 7 6 42, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए मेरे भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इन्होंने दी थी, 4900 को 451 से डिवाइड करना पड़ेगा। 451 एकम 451 होगा, 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 5 गया 3, ये डिवाइड नहीं होगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ मतलब ऑप्शन नंबर डी, 10 पॉइंट कुछ। सजी सभी स्टूडेंट क्योंकि वो समझाती नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? आरुषि मैम की दिक्कत है? आज देखते हैं उनकी क्लास को, आज देखते हैं मेरे भाई उनकी क्लास को। अगर दिक्कत समस्या है तो दिक्कत समस्या तो उन्हें फिर सुधारनी पड़ेगी, बच्चों का तो नुकसान किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 10.86% हो जाएगा। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहना चाह रहा है? एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो क्या कहता है? भैया एक का लाया था, एक का ही आपको दे दूंगा। 1 किलोग्राम के बजाय यानी 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। 19 की चीज को 20 में कोई व्यक्ति बेच रहा है, 1 का फायदा 19 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95, 3 बचेंगे, 19 दूनी 38, यानी कि ऑप्शन नंबर बी CHSL 2025 में आपसे पूछा गया है। ऊपर क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो ये लिख रहे बच्चे, आरुषि दीदी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। ठीक है, समझ में आया? बताइए। RRB JEE 2025 भाई साहब, फिर से मुझे लग रहा है कि इस वाले में थोड़ी सी पेचीदी कैलकुलेशन थी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है वो मुझे बताइए। मतलब एक का सामान एक में बेचा जाता है। यदि दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके वह 27 तिया 81 और 19 100/27 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी 1/27 का लाभ लेता है। 1/27 का लाभ अर्जित करता है दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके। मुझे नहीं पता, देना चाहिए था उसे 20 ग्राम, लेकिन वो देता कितने ग्राम है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वजह से इतना प्रॉफिट प्राप्त करता है, यानी कि 27 की चीज को 1 के फायदे से 28 की बेचता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब आप एक बात समझना, मैंने आपको बताया हुआ है, परसेंटेज में भी बताया हुआ है कि जब आप इन दोनों की गुणा करते हैं तो उसे यहां लिखते हैं, और जब इन दोनों की गुणा करते हैं तो उसे यहां लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यानी इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आपको
आपको देना चाहिए था 28 यूनिट, लेकिन आप देते कितना है? 27 यूनिट देते हैं। उसने कहा है 1 किलो के स्थान पे आप कितना देते हैं, यानी देना है आपको 1 किलोग्राम। तो आप मुझे बताइए आप देते कितना है? 1 बराबर इतना, तो वो आपसे पूछ रहा है 27 की वैल्यू बताइए, 27 की वैल्यू कितनी होगी? हो गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। देखिए ऑप्शन बहुत नजदीक है इसके भी। 4 से काटेंगे 250 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 27 बार। 25 सत्ते 175 को 5 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 67 हो जाएगा। 7 नाम 63, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 964 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप एक चीज समझिए, देखिए सबसे पहली लाइन पढ़ी, 27 28 कैसे आएगा? सुनिए मैं बताता हूं। अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक की चीज को एक में बेचने का दावा करता है। 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है, मतलब मैंने मान लिया ए वजन तोलता है, तोलना उसे बी चाहिए। इन दोनों की वजह से जो प्रॉफिट होता है उसे 1/27 का होता है, यानी 27 की चीज को 1 के फायदे से 28 की बेचता है। जब 1 की गुणा 27 में करेंगे यहां 27 आ जाएगा, जब 1 की गुणा 28 में करेंगे यह 28 आ जाएगा। यानी इतना सामान उसे देना चाहिए था, लेकिन वो देता इतना सामान है। वो कह रहा है 1 किलो के स्थान पे कितना देना चाहिए था, यानी देना है उसे 1000 ग्राम। 28 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू इतनी, पर देता है 27 ग्राम, यानी 27 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा 964 पॉइंट कुछ। विपिन भाटी सर की क्लास नहीं हुई है सर 3 दिन से, कारण पूछो, अभी बताएंगे क्यों नहीं हुई है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। कल से आप लोग मुझे टेलीग्राम पे याद दिलाना, वाल्मीकि कुमार, कल से आप लोग मुझे टेलीग्राम पे याद दिलाना। कोई बात नहीं, उन्होंने आप लोगों को बताया, उनकी 2-3 दिन की छुट्टी थी। कल से आप लोग मुझे याद दिलाना, है ना। कल से थोड़ा सा नाचने वाचने का सिस्टम लेकर आऊंगा क्लास में, जिससे आप लोगों को नींद ना आए। मुजरा थोड़ी ना करूंगा मैं क्लास में, या ठुमके थोड़ी ना लगाऊंगा। आप भी कैसी बात करते हो पांडे जी, है भाई? वाल्मीकि जी आप कैसी बात करते हो भाई? जब पढ़ने लगोगे तो ये नींद चाहोगे तो नींद नहीं आएगी। अभी तो आपको क्लास में नींद आ रही है, जब चाहोगे तो नींद नहीं आएगी, अगर सोचोगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, अभी सर जो है वो ट्रेनिंग पे थे, और आज उनकी ट्रेनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, कल से वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सुनिए भाई साहब, कार्यक्रम सुनिएगा। एक व्यापारी मसाले को 15% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, 15% लाभ पर। वो पता है ग्राहक से क्या कहता है? वो ग्राहक से ये कहता है कि भैया ले 20 का सामान है और मैं तुझे 23 का बेचूंगा, 15% पर बेचने का दावा करता है। आगे बढ़िए। लेकिन बेईमानी से बाट पर लिखे वजन से 14% कम वजन का उपयोग करता है। बाट पर लिखा है 100 ग्राम वजन, और ये 14% कम वजन का उपयोग करता है, यानी ये 86 ग्राम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए। इन दोनों की वजह से टोटल होने वाला प्रॉफिट वो आपसे पूछना चाह रहा है। 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हो गया।
यानी अगर 86 का कोई सामान आपने खरीदा है और 115 का कोई सामान आपने बेचा है, तो फायदा कितने का हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9 बचेगा, और 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 29 का फायदा हो जाएगा। 29 का फायदा हो जाएगा। ये 29 का फायदा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो भैया यहां भी ऑप्शन नजदीक नजदीक है, ऑप्शन इतने नजदीक हैं, 2 से काटो 50 बार हो जाएगा, और 2 से काटो 43 बार हो जाएगा। 29 पंजे 145, यानी 1450 को हमें 43 से भाग करना है। 43 तिया 129 होते हैं। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, 3 में से 2 गया 43 चौक 43 चौक कितने हो जाएंगे? 172। 33 पॉइंट कुछ आएगा, और 33 पॉइंट कुछ का मतलब 34 आ जाएगा। 33 पॉइंट कुछ का मतलब 34 आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई भाई अच्छे से? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो दिमाग में सेट बैठ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2025 सीजीएल में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई। सीजीएल 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, किसी की आंखों का तारा बन जाते हैं। समझ में नहीं आया सर जी? बेटा जी समझ में, इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं। टोटल प्रॉफिट दिया है तो दोनों की वजह से नीचे लिखना है, अगर बता के प्रॉफिट हुआ है तो वो ऊपर लिखना है। देखो, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सामान बेचता है। क्या आपको यह नहीं पता 5% की हानि का मतलब यह होता है कि 20 का सामान 1 के घाटे से 19 का बेचा जाएगा? हाँ या ना? लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। ग्राहक को पता है कि मुझे 100 ग्राम वजन मिल रहा है। मैंने बताया था ग्राहक को जितना पता है वो सब एसपी के अंदर लिखा जाएगा, और उससे 20% कम वजन दिया जा रहा है, यानी 80 ग्राम वजन दिया जा रहा है। जो पास से जा रहा है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा। अगर कोई चीजें कट रही हैं तो उन्हें काट दो क्रॉस में, 5 से काटोगे 16 बार। इन दोनों को मिला के टोटल लाभ निकल के आएगा मेरे भाई। 16 की चीज जो है अगर कोई व्यक्ति 19 में बेच रहा है तो फायदा 3 का हो जाएगा। 16 पर तो 100 पर कितने का हो जाएगा? हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार, और 75/4 का मतलब होता है 18.75। 75/4 का मतलब होता है 18.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल 2024 मेरे भाई, सीजीएल 2024 बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बताइए, एक बेईमान व्यापारी अपने किराए का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है। यानी कि देना तो चाहिए था 100 यूनिट, लेकिन 12% कम देता है, यानी 88 यूनिट माल देता है। ठीक है, और 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। 10% अधिक मूल्य अंकित करने का मतलब है कि 10 रुपए का सामान लाया था, 11 रुपए का उस पर रेट डाल देता है। अब उसने कहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यानी इन दोनों की वजह से प्रॉफिट बताइए कितने का होगा। तो आप कहेंगे 11 अट्ठे 88, 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10।
4 का सामान 5 में बेच रहा है तो 1 का फायदा किस पर? 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि इस सौदे में होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 25% का हो जाएगा। जबरदस्त। अंजलि कुशवाहा, नंदन यादव, रोहित घुसिंगा, कपिल कुमार, सुजीत यादव, गौरव पाल, मोहम्मद क्यास मलिक, पुष्पेंद्र, नगेंद्र सिंह, खुशी यादव, मंजीत मेहता, सभी ने आंसर फर्स्ट क्लास 25% दिया। सभी ने। चांदनी भारती, आकांक्षा पाल, राशिद अली, दिनेश कुमार, सभी ने आंसर एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। योगी जी ने कमाल कर दिया है पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद से नारा दिलवा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हो जाता है कभी कभार हो जाता है। किसने? योगी जी ने। 2049 में संविधान लागू हुआ था। योगी जी भी खतरों से खेल रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% का ज्यादा सामान रख लेता है। पता है हुआ क्या है? खरीदते समय घोटाला कर रहा है, यानी 100 रुपए का सामान, 100 रुपए के सामान के पैसे दे के आया है, लेकिन 10% ज्यादा सामान ले आया है, बेचेगा उसे 110 का। भाई खरीदते समय अगर घोटाला कर रहा है ना, खरीदते समय अगर घोटाला कर रहा है, मैं खरीदते समय घोटाला कैसे करूंगा? मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा 100 ग्राम चीनी दे दो, वो मुझे 100 ग्राम चीनी देने के लिए जाएगा, मैं उससे 110 ग्राम चीनी ले आऊंगा। पैसे में 100 ग्राम के देके आऊंगा और सामान में 110 ग्राम लेके आऊंगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 100 रुपए की चीज लेके आया जो 110 में अब मैं अपनी दुकान पे बेचूंगा। ठीक है, तथा उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है। ग्राहक को पता है मुझे 100 ग्राम देगा, लेकिन देता 20% कम है, देता 80 ग्राम है। कितना टोटल लाभ हुआ? काटा पीटी मचाओ, कट गया। 8 की चीज 11 में बेची जा रही है। फायदा कितने का? 3 का। फायदा किस पर? 8 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 75/2 का मतलब 37.5% होता है। स्ट्रीमर बहुत है साहब, बैठे हैं, रील दिखा रहे थे तो थोड़ा सा उसका आनंद लिया जा रहा था। ठीक है, वो कह रहे थे एक बार इन्होंने लागू करवा दिया था संविधान 2049 में। मैम नहीं है भैया, मैम घर पे है। यहां मैम के भी मतलब भाई कह लो, देवर कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, बैठे हुए। आज ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बात को समझना थोड़ी सी। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है। जब ऐसे ग्राम वगैरह में दिया हुआ हो तो आप समझ जाना कि 1 किलोग्राम के रेफरेंस में दिया हुआ है।
1 किलोग्राम के रेफरेंस में दिया हुआ है। अगर मैं खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा हूं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ग्राहक से जाके मांगा था दुकानदार से 1000 ग्राम चीनी दे दे, लेकिन मैं उससे कितने 100 ग्राम फालतू ले आया हूं, यानी मैं 1100 ग्राम ले आया हूं, तभी तो 100 ग्राम की बेईमानी होगी। खरीदते समय बेईमानी का मतलब है मैं पैसे कम के दे के आया हूं और 100 ग्राम ज्यादा वजन ले आया हूं, यानी 1100 ग्राम का वजन ले आया। वह उस वस्तु को बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, यानी तो कि देनी तो चाहिए थी उसे 1000 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम कम देता है वो 900 ग्राम। उस वस्तु पर 10% का लाभ भी कमाता है, कह के 10% का लाभ लेता है, यानी कह के ये कहता है कि अगर 10 का सामान है तो आपको 11 में मिलेगा। 10% के लाभ का मतलब है 10 का सामान आपको 11 में मिलेगा। वो आपसे कह रहा है इससे होने वाला टोटल प्रॉफिट आपको बताना है कि इससे होने वाला टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 1000 से 1000 उड़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 10 निम्मा 90 और 11 11 121। 90 का सामान 121 में बेच दिया तो फायदा कितने का हो जाएगा, 31 का। फायदा होगा किस पर, 90 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 34 सही 4/9, 34 सही 4/9। अगर उसने क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है तो आप उसे 1000 ग्राम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 1000 ग्राम लेने गया है, खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी यानी 1100 का ले आया, 1000 ग्राम के पैसे दे के आया है, सामान ले आया 1100 का। बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी यानी देना था 1000 ग्राम, दिया है 900 ग्राम। कह के 10% का लाभ लिया है, यानी कह के कहा है कि 10 की चीज 11 में आपको बेचूंगा। इन सब से होने वाला संपूर्ण लाभ आपसे पूछा है, 34 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए, देखिए बहुत आराम से। एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपए में बेच दी। यानी कि मेरे भाई देनी कितनी कुकीज थी, 20 कुकीज देनी थी। अच्छा दी कितनी है उसने, 19 कुकीज दी है। कितने रुपए में बेच दिया, 95 रुपए में बेच दिया। ठीक है, यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी थी तो लाभ क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा 76 रुपए में कुकीज खरीदी थी, आप मुझे बताइए 76 रुपए में 20 कुकीज खरीदी थी, 20 कुकीज खरीदी थी 76 रुपए की, तो एक कुकीज की कीमत कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं एक कुकीज की यहां से वैल्यू निकाल लो तो 2 से काटोगे 38 बार कटेगा, 2 से काटोगे 10 बार कटेगा, यानी एक कुकीज का लाभ कमाया है, यानी 3.8 का लाभ कमाया। हो गया। 76 का माल खरीदा था, 95 में बेचा है। 76 का माल खरीदा था, 95 में बेचा है। 76 का माल खरीदा था, 95 में बेचा है, यानी कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 76 का माल खरीदा था, 95 में बेचा है, 19 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। आया ना, 19 रुपए का प्रॉफिट तो डायरेक्ट कमा लिया और एक कुकीज भी बचा ली थी जिसका मूल्य 3.8 है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उसने टोटल लाभ कितने का कमा लिया, तो आप कहेंगे 22.8 का। उसने टोटल लाभ कितने का कमा लिया, तो आप कहेंगे 22.8 का।
ये आपने टीसीएस में नहीं किया था, ये आपने यहां कर लिया। कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, तो यहां ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिल गई। बातें क्लियर हुई? पहले मेरी बात समझिए। देनी कितनी चाहिए थी? 20 कुकीज। दी कितनी है? 19 कुकीज। एक कुकीज बचा ली, एक कुकीज इसने अपने पास बचा ली। अब उसने टोटल 20 कुकीज 76 में खरीदी थी, तो एक कुकीज का मूल्य यानी 3.8 रुपए तो इसने बिना बताए बचा लिए। 3.8 रुपए तो बिना बताए बचा लिए। और मेरे भाई 76 का सामान 95 में बेचा है, 19 रुपए कह के बचाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 19 और 3.8 यानी कि टोटल 22.8 रुपए बचा लिए हैं। परसेंटेज में नहीं पूछा, परसेंटेज में नहीं पूछा उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118। पहले खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। बेटा समझ में क्यों नहीं आएगा आप मुझे बताओ पहले। इस क्वेश्चन को देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आप मार्केट से 20 कुकीज लाते हो, मुझे भी नहीं पता कुकीज किसे बोलते हैं। 20 केक लाते हो, आप उन 20 केकों को आपको देना होता है ग्राहक को। आप 76 रुपए के 20 केक लाए हो, आपको देने थे 20 केक, लेकिन आपने 19 केक दिए हैं। क्या एक केक बचा लिया आपने? अगर 20 केक आप 76 के खरीद के लाए थे तो एक केक की कीमत 3.8 रुपए आपने पहले ही बचा ली। आप खरीद के 76 रुपए के लाए थे, आपने ग्राहक से कहा भैया 95 रुपए के हैं, यानी कि मेरे भाई कह के आपने 19 रुपए और कमाए हैं। यानी 19 रुपए और 3.8 की कुकीज अपने पास बचा ली, यानी टोटल 22.8 रुपए आपने कमा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया। 10 रुपए के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला। इस दर पर मेरे भाई कोई खरीदार नहीं मिला मेरे दोस्त, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति कीमत कर दी। यानी पहले कीमत कितनी थी? 10 रुपए। जब कोई खरीदार नहीं मिला तो उसकी कीमत कितनी कर दी? 7.2 रुपए। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग किया। देना था 1 किलोग्राम, किया है 900 ग्राम मेरे भाई। यहां से देखिए पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइएगा मेरे भाई। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वास्तविक परिवर्तन पूछ रहा है, 3 0 से 3 0 कट गए। 9 ढाई 90, 18 पंजे 90, 18 चौक 72। यानी पहले अगर 5 मूल्य था तो अब घट के जो है वो 4 रह गया। यानी कि मेरे भाई कितना कीमत घटी? 1 घटी। किससे घटी? 5 से घटी, तो 100 से कितनी हो जाएगी? यानी कि कीमत जो है वो 20% घट चुकी है। कीमत जो है वो कितने परसेंट घट चुकी है? तो आप कहेंगे कीमत जो है वो 20% घट चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ये बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है भाई साहब, ठीक है, अब आप बताने लग गए। आज सीख गया, आज के बाद नहीं भूलूंगा। मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। कुकीज का मतलब गेहूं और मैदा का बिस्किट होता है। ठीक है भाई, कुकीज का मतलब समझ गए? आज के बाद याद रखना है। तुम्हें याद था? तुम्हें भी याद नहीं था? तुम भी मेरे जैसे ही निकले भाई। इसको भी याद नहीं था, तुझे याद था? स्टीमर साहब को याद था। बताइए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहना चाह रहा है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक दुकानदार के 3 किलो के वजन में 100 ग्राम कम है, यानी ग्राहक को बता रखा है 3000 ग्राम। 3 किलो मतलब 3000 ग्राम, लेकिन देता उसे 2900 ग्राम है।
100 ग्राम यहां पे वजन मार देता है, 100 ग्राम कम है मेरे भाई, ठीक है। उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारू को 3 किलोग्राम 46 रुपए में बेच दिए। चारू से कहा, ले बहन चारू 3 किलो आलू ले जा और इसके 46 रुपए दे जा। पहली बात तो वो 3 किलो थे नहीं, 100 ग्राम कम थे, यानी 100 ग्राम आलू तो उसने यहां बचा लिए, पर चारू को तो इस बात का पता नहीं है। ये 100 ग्राम आलू वो बचा चुका है। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। अगर 1 किलो 12 का था तो 3 किलो 36 रुपए का होगा। यानी उसने चारू से कहा होगा, बहन चारू ये 36 रुपए का मेरे पास आलू है, तू इसे 46 रुपए में ले जा। बोली भैया जी ठीक है, मतलब आपको 10 रुपए चाहिए। बोला जी ठीक है, 10 रुपए मिल गए। लेकिन ये 100 ग्राम आलू उसने अपने पास गलत तरीके से रोक लिया, यानी 100 रुपए का भी हमें 100 ग्राम का भी रेट निकालना पड़ेगा। अगर मैं 12 रुपए का लेके आता हूं, कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 12 रुपए का आलू लेके आता हूं, तो 1 ग्राम आलू का रेट ये हो जाएगा। तो 100 ग्राम आलू का रेट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 1.2 रुपए जो है वो मैंने आलू के बचा लिए, 1.2 रुपए जो है वो मैंने आलू के बचा लिए। तो मेरे भाई टोटल जो मैंने लाभ कमाया वो 11.2 रुपए का कमा दिया, ऑप्शन नंबर सी। समझो ना, बातों को समझो, वो बातें एक्चुअल में कहनी क्या चाहता है। वो ये कहनी चाह रहा है, मैं हूं आलू बेचने वाला और ये भाई स्ट्रीमर महोदय हैं आलू खरीदने वाले। ये मेरे पास आए, भैया जी 3 किलो आलू चाहिए। मैंने कहा मेरे दोस्त मैं खरीद के लाया था 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, मुझे 36 रुपए के आलू पड़े थे, लेकिन मैं तुझे आलू 46 रुपए के दूंगा। ये तैयार हो गया कि भैया हाँ तुम भी तो कमाओगे, कोई बात नहीं है, 10 रुपए कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इसे ये नहीं बताया कि तुझे 3 किलो की जगह मैं 100 ग्राम वजन कम तोलूंगा, यानी 100 ग्राम आलू मैं बचा लूंगा। अगर मैं 1000 ग्राम आलू, 1 किलो आलू 12 रुपए के लाता हूं, तो उन 100 ग्राम आलू की कीमत 1.2 रुपए मैंने बचा लिए। मैंने इससे बिना बताए 1.2 रुपए बचा लिए। मैंने कहा मैंने वास्तव में कितना लाभ कमा लिया, 11.2 का लाभ कमा लिया। नेक्स्ट, फेज 12 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए कौन से नंबर की क्लास है भैया आज? 9वें नंबर की, ऊपर करना। चले 12 क्लास में लगभग 11 क्लास में खत्म होगा। 2 क्लास अभी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस की लूंगा, है ना। इसके बाद हम लोगों का बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ही चालू हो जाएगा। ये रहा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। चलिए भैया इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। आज सुबह चोरी करना और अब बेईमानी। आज तो पूरा दिन ही ऐसा जा रहा, आज सुबह चोरी करनी सिखाई है और अब बेईमानी। खतरनाक मास्टर है भाई। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है भैया 450 किलोग्राम आलू है क्या, चावल है, 450 किलोग्राम चावल है और आप इसे 40 रुपए किलो ले जाओ, जितने का मैं खरीद के लाया था उतने का ले जाओ। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन भैया 1.8 तो 1 किलो पे बचा है। बेटा जी कैसी बात करते हो, सारे ही 100 ग्राम आलू बचाए हैं और 100 ग्राम का मूल्य 1.2 आ रहा है। 1.2 तो मेरे प्यारे दोस्त 1.2 ही तो जुड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे हो क्या? 1.8 कहां बात कर रहे हो? 1.8 तो कहीं है ही नहीं। गंदी बात, ऐसे नहीं करते। आइए बेटा 1.2 जो रेट आया वो 100 ग्राम आलू का आया, उसके पास लाभ से अलग 100 ग्राम और आलू बच रहे हैं, तो उनका रेट मैंने निकाला है। भाई साहब यार किससे चैट करो तुम इतनी, क्या है डेट ऑफ बर्थ क्या तेरी?
2011 2004 22 साल का हो गया, मतलब 2011 मतलब 22 साल का हो जाएगा। अब शादी मतलब होनी चाहिए। चलो विचार करेंगे इस पर। देखो 450 किलोग्राम चावल था, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है भैया 40 का खरीद के लाया था, 40 का ही मैं बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। हर किलोग्राम पे वो 100 ग्राम वजन मार लेता है। 450 किलो उसने चावल बेचा है, हर किलोग्राम पे वो 100 ग्राम वजन अपने पास रख लेता है, यानी 45,000 ग्राम उसके पास रह चुका है। यानी कि भैया जी ऐसे ही गलत वजन का उपयोग करके उसने 45 किलो चावल बचा लिया। हर किलोग्राम पे 100 वजन, हर किलोग्राम पे 100 ग्राम वजन जो है अपने पास रखा है। भाई 1 किलोग्राम वजन के बजाय वो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। हर किलोग्राम पे वो 100 ग्राम वजन जो है अपने पास रखता है, तो 450 किलोग्राम पे वो 45 किलो वजन बचा लेता होगा। यानी उसने चोरी डकैती से 45 किलो चावल अपने पास रख लिया भाई साहब। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपए का लाभ कमाता है। 2520 रुपए का टोटल लाभ हुआ है 45 किलो चावल बेचने पर। तो 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 0, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, यानी 56 रुपए किलो चावल बेच दिया। 56 रुपए किलो चावल बेच दिया। वो जो बचा हुआ चावल था ना, वो 56 रुपए किलो निकाल दिया। प्रति किलोग्राम चावल का ब्लैक मार्केट का मूल्य 56 रुपए किलो है। प्रति किलोग्राम चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या है? मूल मूल्य 40 रुपए। तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, आंसर क्या आएगा? 7-5 आएगा। आंसर क्या आएगा? 7-5 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 7-5। बताइए आंसर क्या आएगा? 7-5 आ जाएगा। हर किलोग्राम पे 100 ग्राम वजन मार रहा है, तो 450 किलोग्राम पे कितना वजन मार लेगा? इतना वजन, 45 किलो बचा ली। इन्हें ब्लैक में जाके बेच देता है, इतने का प्रॉफिट कमा लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक की कीमत कितनी हो जाएगी? इंग्लिश की क्लास है सर, जाएं जाओ। तो ब्लैक की कीमत 56 है, ओरिजिनल कीमत 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इंग्लिश की क्लास में जाओ और हम चलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त कल ही हम लोग इन 3 क्वेश्चन को करके बूस्ट योर कॉन्फिडेंस चालू कर देंगे। ठीक है, हाँ क्लास है तो आप जा सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास बताने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करो बस। धन्यवाद दोस्त। प्यारे साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं एक बार और मुझे कमेंट करके बता दें कि कौन कौन यहां पर आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट भी कर देंगे। जुड़िए फटाफट, कमेंट करिए जो जो आ चुके हैं, कौन कौन है यहाँ पर मेरे साथ, जुड़ते जाएं। बताइए जी। जैसा कि आपको पता है पजल चल रहा है, और पजल में आज तीसरी क्लास है, आज इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके जो पेपर में पजल आती है, फ्लोर पजल, आपकी बॉक्स पजल और आपकी डेज और मंथ वाली पजल, वो तो हम कर चुके हैं 2 दिन में। आज कुछ मिसलेनियस और करा देते हैं, उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे। खुशी झा गुड आफ्टरनून, मोहित कुमार, पंकज पटेल जय हिंद, समीर चौधरी, राशिद अली, गौरव गुप्ता, विकास गुप्ता, नामिका पांचाल, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आतिश कुमार राधे राधे,
सर जी आज मैं लेट तक पढ़ूंगा। हाँ बहुत देर पढ़ते रहना, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पजल को। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लोट, डेज, मंथ, बॉक्स, ये तो आप बहुत पढ़ चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चन उसके भी हैं मेरे पास, इसे बाद में कर लेंगे लौट के। फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। जैसे कि एक प्रश्न आप ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, पजल का ही सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या कहता है समझिएगा। मैं सामने से हट जाऊं पहले, जिससे कि आप देख पाए क्वेश्चन को। कह रहा है एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं। जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक 2 जवाब देता है। 4 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति 2 जवाब देता है। 4 में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं और एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर एक व्यक्ति कहता है कि यह बुधवार या रविवार है, व्यक्ति 2 कहता है यह सोमवार या शनिवार है, और व्यक्ति 3 कहता है कि यह मंगलवार या शुक्रवार है, और व्यक्ति 4 कहता है कि गुरुवार या बुधवार है। तो आज का दिन बताइए। वॉइस गई, वॉइस कैसे चली जाएगी? वॉइस तो आ रही है, मैं देख पा रहा हूं मोहित कुमार, वॉइस कैसे चली जाएगी? तो चलिए भाई, पहले व्यक्ति से पूछा गया कि आज कौन सा दिन है, तो उसने कहा, व्यक्ति 1 कहता है बुधवार या रविवार है। आज का दिन बुधवार या रविवार है, या रविवार है। दूसरे व्यक्ति से पूछा, व्यक्ति 2 कहता है कि आज सोमवार या शनिवार है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है आज सोमवार या शनिवार है। ठीक है। तीसरे व्यक्ति से पूछा तो वो क्या कहता है? कहता है मंगल या शुक्रवार है, मंगल या शुक्रवार है। चौथे व्यक्ति से पूछा तो वो क्या कहता है? यह गुरुवार या बुधवार है। गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं, जानते हो गया, या बुधवार है। अब आपको पता है उसने क्या कहा कि 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने एक सवाल के 2-2 जवाब दिए हैं, है ना, 2-2 जवाब दिए। इनमें से 2 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो दोनों ही जवाब गलत दे रहे हैं, तो उनके जवाब तो कहीं भी मैच करने वाले नहीं है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक सही एक गलत देते हैं, तो सही वाला तो उन 2 व्यक्तियों का मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप देखो इसमें कौन सा दिन मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बुधवार इसमें भी है, बुधवार इसमें भी है, और कोई दिन मैच ही नहीं करेगा। आप देख लो, रविवार इसमें है, कहीं नहीं मिलेगा, सोमवार इसमें है, कहीं नहीं मिलेगा। ये 2 वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक सही एक गलत दिया था, तो सही उत्तर उनका मैच कर गया, तभी तो ये दिन भी मैच कर रहा है। तो आज कौन सा दिन है? बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। विपिन सर इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो सर ही बता पाएंगे। सर 75% कंप्लीट हुआ कि नहीं सिलेबस? हाँ उतना तो हो गया, इतना तो हो गया। कौन सी तारीख को शुरू हुआ था तुम्हारा बैच? याद है किसी को? मंथ याद है? मंथ, तारीख ना भी याद हो, मंथ याद है कौन से मंथ में शुरू हुआ था? सर्दियां थी सर। कितनी थी? कोहरा पड़ रहा था। आज भी दिन बुधवार है, बहुत बढ़िया। 21 जनवरी को शुरू हुआ था। ओहो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने तो हो गए। रीजनिंग तो खत्म हो जानी चाहिए, मई में खत्म होगी जाके, लेकिन वो भी लास्ट में ही हो पाएगी, अब इतनी जल्दी तो नहीं होगी। 21-22 जनवरी जो भी हुआ था। चलो 4 महीने लग जाएंगे रीजनिंग में। चलो भाई कोई बात नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं आप लोग। इंग्लिश देख लो पहले इसकी एक बारी। देयर आर 3 बैडमिंटन प्लेयर्स ईच इन द फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। A, B and C are from commerce faculty, PQ and R are from science faculty, J, K, L are from arts faculty. A team of 4 badminton players is to be sent for a tournament based on the following condition. Conditions ये हैं, इंग्लिश वाले पॉज कर लें या फिर हिंदी में समझ लें मेरे साथ आकर। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक संकाय वाणिज्य, विज्ञान और कला में 3 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। A, B और C वाणिज्य संकाय से हैं 3, PQR 3 विज्ञान से हैं, JKL 3 कला से हैं। उनको बैडमिंटन के लिए भेजना, 4 लोगों की टीम बननी है। कितने की? 4 की। तो कह रहा है कौन सी टीम भेजी जा सकती है, नहीं यहाँ पूछ रहा है। अच्छा ये तो वो है कंडीशंस।
खिलाड़ियों का इनमें से कौन सा संयोजन टूर्नामेंट के लिए संभावित संयोजन है, विच इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर द प्लेयर्स। ठीक है, इसे हम ऑप्शन से खत्म करेंगे। कैसे होगा देखो, प्रत्येक संकाय से कम एक छात्र होना चाहिए, मतलब हर स्ट्रीम से एक स्टूडेंट होना चाहिए। जैसे कि एबीसी में से एक जरूर होना चाहिए, पीक्यूआर में से भी एक होना चाहिए, जेकेएल में से। देखो एसीपी, ए उधर, सी उधर, पी इधर, तो इसका मतलब जेकेएल नहीं आया, तो ये तो गया काम से। अच्छा अच्छा अच्छा, एसीपी जे। अच्छा इसे मत देखो, आप इसे देखो, पी क्यू या आर के साथ नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये ना इन्होंने क्या कर दिया, सीपी एंड जे ए, यहां तक तो है इंग्लिश, यहां तक बी क्यू जे एंड के यहां तक इंग्लिश है, ए क्यू आर एंड जे यहां तक इंग्लिश है, बी पी आर एंड जे यहां तक इंग्लिश है। तो कोई इंग्लिश पढ़ लो या हिंदी, पता चला सारा मिक्स ही कर रखा है आप। ठीक है, उसने कहा पी क्यू या आर के साथ नहीं जाएगा, तो देखना पी कहीं क्यू आर के साथ तो नहीं जा रहा, नहीं, यहां पर मैंने ये गलत कर दिया, अब सही है। पी कहीं क्यू आर के साथ तो नहीं जा रहा, नहीं। पी कहीं क्यू आर के साथ तो नहीं जा रहा, नहीं। पी कहीं क्यू आर के साथ तो नहीं जा रहा, नहीं। सर यहां पी आर के साथ जा रहा है, ये गलत हो गया, उसने मना किया ना पी क्यू आर के साथ नहीं जाएगा। ए और सी हमेशा एक साथ जाएंगे, हाँ सर ए और सी साथ में ही है, इसमें तो ए और सी दोनों ही गायब है, होने दो। लेकिन सर इसमें ए है सी नहीं है, जबकि साथ होने चाहिए, ये भी गलत हो गया। के और एल हमेशा एक साथ जाएंगे, तो सर के और एल एक साथ जाएंगे, के आ रहा है लेकिन एल नहीं जा रहा है इसके साथ, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका सही संयोजन है, सही पॉसिबिलिटी है। अच्छा अनुराग, बहुत बढ़िया। कौन से चैप्टर का देना है सौरभ, माफ कर दीजिएगा, आज ही भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, ये उसी की इंग्लिश है। अब आइए अगले सवाल पर, क्या कहता है सवाल को ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश हिंदी इस बार तो साथ में ही लिखी है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले सवाल को। इस चैप्टर के बाद सर कथन निष्कर्ष करवाना, कथन निष्कर्ष करोगे इसके बाद? इसमें के नहीं आया, किस में, पिछले वाले में इसमें के नहीं आया, तो नहीं आने दो, उससे क्या है, की और एल एक साथ आएंगे, के आए तो एल आना चाहिए, एल आए तो के आना चाहिए, दोनों गायब हो रहे हैं, होने दो, उससे क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों गायब हो रहे हैं तो, है ना जी। चलो जी फिर आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल की बात कर रहे थे, इसे ध्यान से पढ़ना था आपको। क्या कह रहा था सवाल, कहता है 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी एफ पुरुष हैं और अन्य 2 महिलाएं हैं, फीमेल हैं। सर मैंने आपकी बुक मंगवा ली है, कब मंगवा ली है, अभी आई तो है नहीं है। ए की ऊंचाई 5.2 फीट है, बी की इतनी है, सी की इतनी, डी की, ई की, एफ की इतनी है। इनमें से सभी ए बी सी और ई को चीनी पसंद है और डी और एफ को नमक पसंद है। अब एक काम करो, आप सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में कह रहा है इनमें से कौन सा चीनी पसंद करने वाले पुरुष हैं जो काला नहीं पहनते हैं। तो हमें क्या चाहिए, चीनी पसंद करता हो वो चाहिए, और क्या चाहिए, पुरुष चाहिए, और क्या चाहिए, जो काला नहीं पहनता हो, जो काला नहीं पहनता हो वो चाहिए, काला नहीं पहनता हो। चीनी पसंद करने वाला पुरुष चाहिए लेकिन काला नहीं पहनता हो। ठीक है, सबसे पहली बात, पुरुष थे ए बी सी एफ, डी तो पुरुष था ही नहीं, डी तो महिला था, ये तो गया काम से। अच्छा अब आप देखो, उसने कहा ए बी सी और ई को चीनी पसंद है, ए बी सी और ई को चीनी पसंद है और डी और एफ को नमक। तो डी और एफ में से कोई होता तो मैं काट देता, क्योंकि नमक वाला मुझे चाहिए नहीं। जिन लोगों की लंबाई 5.5 फीट से अधिक होती है वे काले रंग के कपड़े पहनते हैं, याद रखना इस बात को, और अन्य सफेद के पहनते हैं।
ठीक है, तो 5.5 से अधिक वाले काले पहनेंगे, छोटे वाले सफेद। 5.5 से छोटा ये भी है ए, तो ए गया काम से, काले नहीं पहनेगा। 5.5 से छोटा और कौन है जी, वो है डी, 5.5 से छोटा है तो डी तो कट ही गया। और 5.5 से छोटा कौन है जी, और 5.5 से छोटा तो कोई नहीं है। अच्छा, जिसकी लंबाई 5.5 से ज्यादा है वो काले पहनते हैं, तो देखो बी की लंबाई 5.5 से ज्यादा है तो ये पहनेगा काले, लेकिन वो तो सी की भी ज्यादा है सर, सी की भी ज्यादा है। फिर कहां रह रहा है मामला, ए बी सी और एफ पुरुष है, हमें पुरुष चाहिए। ए बी सी एफ, बी सी दोनों ही पुरुष हो गए, कहां रह रहा है, 3 ऑप्शन का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, मैं कहीं कुछ चूक कर रहा हूं। ए बी सी ई को चीनी पसंद है, डी एफ को नमक, वो तो कट ही गया। जिन लोगों की लंबाई 5.5 फीट से अधिक होती है वे काले रंग के कपड़े पहनेंगे, अन्य सफेद पहनेंगे। कौन सा चीनी पसंद करने वाला पुरुष है, विच ऑफ दीज मेल हु लाइक शुगर एंड डज नॉट वियर ब्लैक। अच्छा, ब्लैक नहीं पहनता हो, ओ हो, ब्लैक नहीं पहनता हो, मैं ढूंढ रहा हूं ब्लैक पहनने वाला, तभी तो गलती हो रही है, तभी तो गलती हो रही है। देखो भाई, सबसे पहले कि पुरुष डी नहीं था, वो तो हट गया। डी और एफ को नमक पसंद है, वो हट जाता। 5.5 फीट से अधिक वाले काले रंग पहनने, तो छोटे वाले सफेद पहनेंगे, तो 5.5 से अधिक वाले हटाओ। 5.5 से अधिक बी भी है, देखो ये है, और 5.5 से अधिक आपके हिसाब से सी भी है, इसे भी हटाओ, तो आंसर बन गया ये कम वाला। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, मैंने पूरा पढ़ लिया था लेकिन मैंने गलत समझ लिया था, अभी सही हो गया है। क्या आपको समझ में आ गई है बात, तो थम्स अप कर दीजिए एक बारी। ए आंसर नहीं है गुरुजी, बी आंसर है। सी तो इसलिए नहीं होगा, इसकी लंबाई 5.5 फुट 9 इंच है, 5.5 से ज्यादा है, और देखो उसने कहा था 5.5 फीट से अधिक वाले काले रंग के कपड़े पहनते हैं, और मुझे काले वाला चाहिए ही नहीं था, ए तो इसलिए नहीं होने वाला। अच्छा, ए आप ये बता रहे हो कि ए ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, ये लीजिए अगला सवाल। ये तो इमारत का आ गया, इसे नहीं कर रहे अभी क्योंकि ये तो हम कई सारे करके आए हैं। हाँ ये ठीक है, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो जरा क्या कह रहा है, इसे पढ़ लो, ये कुछ नया है। अच्छा मनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। सवाल पढ़ेंगे। 5 मित्र ए बी सी डी और ई चिकित्सक, वकील, व्यवसायी, इंजीनियर और रसोइया के रूप में कार्य करते हैं और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी और पंजाब में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा है ना तो 2 मित्रों का पेशा एक जैसा है और ना ही कोई 2 मित्र एक ही स्थान पर रहते हैं। लास्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सत्य है। पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करें, हो जाए, शायद नहीं होगा तो बनाएंगे। कह रहा है ए रसोइया है, तो ए के आगे रसोइया लिखा है, लेकिन गोवा पणजी से नहीं है, तो ये तो पणजी से आ गया, वो मने कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, बी और डी दिल्ली मुंबई से हैं, बी दिल्ली से है, बी दिल्ली से है, डी मुंबई से है, मुंबई से। सी एक वकील है, हाँ सर सी वकील है। चिकित्सक गोवा में रहता है, तो यहां ना चिकित्सक है ना गोवा है, छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, नहीं बना भाई, ऑप्शन से नहीं बना। और जब ऑप्शन से नहीं बना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखिए, मैं बेटा हरिद्वार, पता ही नहीं, छुट्टी वुट्टी होगी तब कभी देखा जाएगा। चलिए हमने क्या किया, नाम लिख लिए पहले, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। यहां पर हमने उनकी सिटी बना ली, हाँ सिटी लिख लो, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ उनके प्रोफेशन लिख दिए कि उनके पेशे क्या है, इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, इस तरीके से पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं
अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कहां से आया है, मतलब कहां रहता है। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। ए रसोईया के रूप में कार्य करता है, गोवा पंजिम में नहीं। ए रसोईया है, रसोईया, गोवा जीए, पंजिम पीएनएम से नहीं, मना कर रहा है। ठीक है, मना कर रहा है। फिर कह रहा है बी और डी दिल्ली मुंबई से हैं, बी दिल्ली से डीएल, डी मुंबई से एमयू। सी एक वकील के रूप में कार्य कर रहा है, सी वकील है, सी वकील के रूप में कार्य कर रहा है। चिकित्सक गोवा में रहता है। अब चिकित्सक कौन है पता ही नहीं, लेकिन ये पता है ये दोनों चिकित्सक नहीं हो सकते। ये हो सकता है लेकिन ये गोवा में नहीं रह रहा। ये चिकित्सक हो सकता है, ये गोवा में नहीं रह रहा, तो इसका मतलब चिकित्सक ये होगा, है कि नहीं। और ये गोवा में रहेगा, यानी कि जीए गोवा में रहेगा। बस इतना ही है। अब ये बताओ, क्योंकि ये गोवा और पंजाब में नहीं रह रहे तो फिर कहां रहेंगे? दिल्ली मुंबई गोवा पंजाब, पंजाब पंजाब। देखो, दिल्ली में रहेगा नहीं, मुंबई में रहेगा नहीं, गोवा में रहेगा नहीं, पंजाब में रहेगा नहीं, तो फिर क्या रह गया? पंजाब रह गया। ये पंजाब में ही तो रहेगा, फिर इसका मतलब ये पंजाब में ही रहेगा। ये रहेगा पीबी पंजाब में। ये कहाँ रहेगा? जो एक स्टेट बच रहा होगा, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ हो गया, पणजी पंजाब, दिल्ली मुंबई गोवा, पणजी पंजाब, दिल्ली मुंबई गोवा, पणजी, पंजिम रह गया, पंजिम, पंजिम रह गया, यहां रहेगा। ठीक है, बस अब क्या चाहिए? जो कॉम्बिनेशन सही हो। बी दिल्ली व्यवसायी। अच्छा, अभी इनके व्यवसाय रह गए हैं, व्यवसाय कैसे आएंगे भाई? ऐसे ही पता चल जाएगा। बी दिल्ली व्यवसायी हो सकता है। डी मुंबई इंजीनियर, डी मुंबई इंजीनियर भी हो सकता है। ए पंजी रसोईया, ए पंजी रसोईया नहीं हो सकता, पंजाब से है। सी पंजी वकील, सी पंजिम वकील, ये सही है, सी पंजिम वकील। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लास रुक रही है बार बार। नहीं अनुराग गोंड मैं नहीं जानता, मैं कभी गया ही नहीं हूं वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखें और मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से खत्म हो सकता है। सौरभ पटेल, अब क्योंकि फिर अब तो बोलना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप ये कह रहे हो बोल देते हो, देते नहीं हो, तो अब मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा हूं, अब देख के ही दिखा दूंगा आज। सही चल रही है क्लास। चलिए इस सवाल को देख रहे हैं आप लोग, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है 5 पुरुष हैं M1 से लेके M5 तक, 6 महिलाएं हैं W1 से लेके W6 तक। 5 सदस्यों की एक टीम का चयन किया जाना है। और फिर वही शर्तें आ गई, M5 को W4 M4 के साथ नहीं चुना जा सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई इसे भी ऑप्शन से खत्म करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं होगा? और बी और डी का प्रोफेशन क्लियर नहीं है मीनाक्षी गुप्ता, तभी तो जो कन्फर्म है उस पर आंसर लगाया हमने। कन्फर्म है सी पंजी वकील, सी पंजिम वकील। जो कन्फर्म है उस पर आंसर लगाएंगे, जो कन्फर्म नहीं है उस पर आंसर थोड़ी लगा देंगे हम। चलिए, यदि टीम में कम से कम 3 महिलाएं हैं तो निम्न में से कौन सी टीम का सही चयन है? कम से कम 3 महिला, WW 2 महिला हैं, 3 नहीं है। WWW 3 महिलाएं हैं, WWW 3 है, WWW 3 है, बाकी सब में 3 है, इसमें नहीं थी 3। 6 का ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे कह रहा है M5 को W4 M4 के साथ नहीं चुनना। M5 कहां पर है सर? इसमें, अरे ये तो कट ही गया। क्या इसमें है M5? नहीं। क्या इसमें है M5? नहीं। क्या इसमें है? हाँ सर, इसमें M5 है। तो M5 को ना तो W4 के साथ ना M4 के साथ, तो ये W4 के साथ आ गया देखो M5, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे पढ़े तो उसने कहा M2 को M5 के साथ चुना जाना चाहिए। मतलब M5 आया है तो M2 आएगा ही आएगा, लेकिन M5 तो अब कहीं है ही नहीं है। M1 को M3 के साथ नहीं चुना जाना,
तो M1 M3 के साथ तो नहीं आ रहा, नहीं, M1 M3 के साथ आ रहा है तो ये नहीं आएगा, आंसर आएगा बी। तो जिन्होंने ए कहा था वो तो भैया गलत था, जिन्होंने ए कहा था वो तो गलत था। मोहित कुमार कह रहे हैं सर क्लास रुकने लग गई। यदि क्लास रुकेगी तो फिर सबकी रुकेगी। क्या सबके साथ यही समस्या आई है, बताइए। आगे बढ़ सकता हूं फिर मैं। ये लीजिए, अगला सवाल क्या है, समझिएगा। A B C D E F and G are the names of two teenage girls. Two teenage girls. A B C D E F and G are the names of two teenage girls, two babies and three old men. अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कितने लोग हैं, 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं ना। तो ये 7 लोग किसके नाम है पता है? ये 7, 2 किशोर लड़की टीनेज गर्ल्स, 2 शिशु 2 बेबीज, 3 बूढ़े पुरुष 3 ओल्ड मैन। बी एफ और ई बूढ़े पुरुष नहीं है, वगैरह वगैरह आगे शर्तें दी हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 किशोर लड़कियां हैं, मतलब टीनेज गर्ल्स को पूछ रहा है वो। तो उसने कहा बी एफ और ई बूढ़े पुरुष नहीं है, तो वो लड़कियां भी हो सकते हैं और बेबी भी हो सकते हैं। ए एफ और सी किशोर लड़कियां नहीं है, अब ठीक है, ए एफ और सी किशोर लड़कियां नहीं है, टीनेज गर्ल्स नहीं है, ए एफ सी। तो ए इसमें आया है खत्म, एफ इसमें आया है खत्म, एफ इसमें आया है खत्म, आंसर आ गया ये। क्योंकि ए एफ सी टीनेज गर्ल्स है ही नहीं है, और हमें चाहिए जो 2 किशोर लड़कियां हो, तो जिसमें ये आ गए ए एफ सी, ये तो किशोर लड़कियां हैं ही नहीं, तो ए एफ सी किशोर लड़कियां नहीं है। ए इसमें है, एफ इसमें है, एफ इसमें है, तो ये नहीं है, बाकी होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 को रीचेक करें हिमानी? बिल्कुल करते हैं, आइए। मैंने गलती कर दी क्या कहीं? दोबारा से चेक कराते हैं। अभी मैंने आंसर आपको बी बॉम्बे लगवाया है, इस बात का ख्याल रखना। इसने कहा यहां पर, कहा गया वो जो 3 महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा कुछ था ना? कहां लिखा था वो? हाँ, यदि टीम में कम से कम 3 महिलाएं, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें 1 महिला 2 महिला, 3 से कम है, हटाइए। अब शर्त यहां से पढ़िए, M5W4 या M4 के साथ नहीं आएगा। M5 इसमें है क्या? नहीं। M5 इसमें है क्या? नहीं। M5 इसमें है? हाँ है। तो ये W4 के साथ नहीं आना चाहिए, ये W4 के साथ आ गया, कह ना M5W4 या M4 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो या लगा है, दोनों नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसके साथ आ गया ये W4 के साथ, ये गलत हो गया। हाँ पंकज, वही कर रहा हूं मैं, ठीक है, वही कर रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। M2 को M5 के साथ चुना जाना है। यदि M2 आया है तो M5 भी आएगा। M2 आया ही नहीं है सर, M2 आया ही नहीं है सर, ठीक है। M1 को M3 के साथ नहीं चुना जाना। M1 M3 के साथ कैसे आ गया यहां बताओ? ये तो मना कर रहा है, नहीं चुना जाना इसको, ये तो आपस में साथ में आ गए, आंसर आ गया। अब बताओ क्या दिक्कत है? अमृत कौर कह रहे हैं सर M2 को W5 के साथ होना चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन में नहीं है। M2 को W5 के साथ होना चाहिए, आप ये कह रहे हो। तो पहले मुझे ये तो बताओ कि M2 है कहां यहां पर? अच्छा, W5 है इसलिए कह रहे हो। कहां लिखा है? M2 को M5 के साथ चुना जाना चाहिए, ना कि W5 के साथ। M2 को M5 के साथ चुना जाना है, तुम उसे W5 को M5 मान रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो। अभी ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? गलती थी क्या इस क्वेश्चन में? पहले भी आंसर बी लगाया था हमने, अब भी लगाया, अभी भी लगाया है। बोलिए जी, समझ में आ गई है बात के नहीं आ गई? इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? एप्लीकेशन पे आतिश कुमार, क्या ये बात समझ में आ गई है? ये भी समझ, अच्छा ये दोबारा से कराना है आपको, ठीक है, ये दोबारा करा देते हैं 7वां।
सातवां दोबारा करा देते हैं। देखो, हमें कौन चाहिए? दो किशोर लड़कियां, इंग्लिश में कहते हैं टू टीनेज गर्ल्स। आपको उसने ये बता दिया AFC किशोर लड़कियां नहीं हैं, और हमें चाहिए किशोर लड़कियां। AFC है ही नहीं, तो फिर A जिस ऑप्शन में आया है वो मेरा आंसर नहीं बन सकता, F जिस ऑप्शन में आया है वो मेरा आंसर नहीं बन सकता, F जिस ऑप्शन में आया है वो मेरा आंसर नहीं बन सकता। आंसर बन गया, वेरी सिंपल। खुशबू शर्मा, अभी बताओ समझ में आया कि नहीं? सिक्स का ऑप्शन ए में ही M1 M5 है। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, दोबारा से देखना, दोबारा से पढ़ना। अच्छा, ये इमारत वाला सवाल आ गया ये, लेकिन मैं लेटेस्ट लेकर आया हूं, आजकल ये वाला फैशन चल रहा है, इसलिए ये मैंने रखा है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें जरा, समझें, फिर बनाते हैं इसको। ये चैप्टर कब खत्म होगा? आज खत्म है ये। घर ज्यादा बढ़िया है भाई। चलो देखो, ABCDE और F, छह लोग एक ही इमारत के छह अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, सबसे ऊपर का 6। 5 4 3 2 1, इनको रख लेते हैं। अब यहां पर मैं दो कॉलम बनाऊंगा, जिससे कि कोई पॉसिबिलिटी बनती हो तो मैं उसको दूसरे कॉलम में दिखा पाऊं, कोई पॉसिबिलिटी यदि बनती हो तो। इसने कहा B एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं, तो सम पर रहेगा तो 2 पर रह सकता है B, और 4 पर भी रह सकता है, 6 पर मना कर दिया। F और V जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है, B तो 2 पर रह रहा है, तो F को 5 पर रखो, तभी तो 5 और 2 7 बनेगा। B तो 4 पर रह रहा है, तो F को 3 पर रखो, तभी तो 4 और 3 7 बनेगा। इनका योगफल 7 बनाना है हमको। नहीं समीर अहमद, आप ब्लॉक नहीं है। सुमित खटाना का आंसर, यू आर बेस्ट टीचर इन द लेवल ऑफ पेशेंस। मतलब हम बेस्ट क्या ही में है, पेशेंस के लेवल में बेस्ट है। F और B जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 हो गया। D C के ठीक ऊपर रहता है। अब देखो, दो जगह एक साथ खाली चाहिए D और C के लिए, तो वो यहीं पर है। D C के ठीक ऊपर आ गया, लेकिन यहां पे ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, अभी नहीं बिठा रहे। B और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 है, तो B 2 पर रहता है तो E को 1 पर रख दो, 3 हो गया, 2 और 1 3। अब 4 के साथ कुछ भी जोड़ोगे 3 नहीं बनने वाला, तो ये गलत तो हो गया। बचा जो A, वो अपने आप यहां आ जाएगा। पूछता है D के नीचे कितने व्यक्ति हैं? D के नीचे 3 व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी। तो ऐसे सवाल जिसमें उनका योगफल गुणनफल आ रहा है, ये ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने आपको इसे कराया है, नहीं तो फ्लोर तो मैं आपको बहुत सारी करा ही चुका था। हाँ मयंक मिश्रा, थैंक यू खुशबू। चलो, एक ऐसा ही सवाल मैंने आपको इसमें भी दिया है, इसे आप बनाइए। इसमें भी वही योग फल वगैरह शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है? नहीं, किसी के कमेंट ब्लॉक नहीं है राजू, मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं होता। अब आप ऐसे सोच के चलो, वो जो बच्चा था गुरफान मलिक करके, जो मुझसे बहुत कुछ कहता था, मैंने उस तक को ब्लॉक नहीं किया, नहीं तो टीचर तुरंत एक क्लिक पे ब्लॉक मार सकते हैं यहां से। मैंने उस तक को ब्लॉक नहीं किया, जो कहता था मैं उसे कहने देता था। तो आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप तो कुछ परेशान करते ही नहीं हो, मैं आपको क्यों ब्लॉक करने लगा? हाँ, कई बार ऐसा होता है, मैं सामने से हट जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट में नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मेरी पीठ होती है कमेंट सेक्शन में, वहां पर सॉल्यूशन कर रहा होता हूँ। थैंक यू हिमानी। इस वजह से तो आप ये मत सोचो आप ब्लॉक हो, ठीक है? आकृति भास्कर, शुरू करेंगे कुछ समय बाद। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में राहुल सर ने कहा भी था कुछ समय बाद भी, कुछ समय बाद रीजनिंग की भी शुरू करवाएंगे। अब जब आदेश आ जाएगा हम कर देंगे, क्या दिक्कत है?
इसे बनाइए भाई सभी लोग। हाँ, गुरफान के कमेंट नहीं आ रहे आजकल, वो आता नहीं है शायद मेरे से पढ़ने के लिए, या हो सकता है किसी और टीचर से उसने इसी तरीके से कहा, उनने ब्लॉक मार दिया हो। मैंने तो नहीं किया भैया, इतने पर भी नहीं किया। बैकलॉग क्लास के लिए आपको भाई एक दिन में एक क्लास लेते हो ना, तो आपको दो दो लेनी पड़ेगी, तब बैकलॉग कंप्लीट होगा आपका। वीडियो नहीं चल रहा है, हाउ कम इट पॉसिबल? बताइए भाई, आंसर आया किसी का? है कोई व्यक्ति जिसका आंसर आ गया हो? हाँ, मैं ही कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे मीनाक्षी तो, और कोई एसएससी का रीजनिंग मैं ही कराता हूँ और कोई कराता ही नहीं है, डोंट वरी। हाँ, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे कहें आप पढ़ाओ, तो भाई वहाँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वहाँ दूसरे सर पढ़ाते हैं, यहाँ मैं ही पढ़ाता हूँ केवल। चलो, ABCDEF 6 लोग हैं, 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। सबसे निचली मंजिल 1 है, उससे ऊपर 2 है, ऐसे करके 6 सबसे ऊपर है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। हमने ऐसे करके बना लिया इसको। फिर हम अगेन इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम इस तरीके से बना लीजिए। अब सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या कहता है? कहता है ई सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 4 पर नहीं, तो ई 2 पर रह सकता है, ई 6 पर भी रह सकता है ना? आगे पढ़िए। ई और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 9 है। यदि ई 6 पर रह रहा है तो ई और एफ का, हाँ ई और बी का, सॉरी, ई 6 पर रह रहा है तो बी 3 पर होना चाहिए, तभी तो 6 और 3 9 होगा। ई 2 पर रह रहा है तो अब 9 बनाने के लिए तो 7 चाहिए, 7 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, है ना? आगे बढ़िए। ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ, सी यहाँ, 3 आ जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं। एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। जैसे ए यहाँ, सी यहाँ मैंने रख दिया, मान लो इनके बीच 1 2 3 व्यक्ति भी आ गए। उसने कहा एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। सी 1 पर रहता है तो एफ को 2 पर रख दो, तो 2 और 1 3 बन जाएगा। हाँ, यदि सी ऊपर 5 पर होता तो इनका योगफल 3 बन ही नहीं पाता। ठीक है, कह रहा है बी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल बताओ, तो 3 और 2 5 होगा। 5 ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बताइए कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि नहीं? चलो इस सवाल को देखेंगे एक बारी, क्या कह रहा है। पहले एक बार इंग्लिश देख लें, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। 6 films JK LMNO are to be shown at a cinema hall from Monday to Saturday. हाँ अंजलि, बिल्कुल। 1 film per day. The sequence of films will be as follows. ये सीक्वेंस है फिल्म का, राइट? तो मतलब 6 फिल्में हैं, सोमवार से शनिवार तक दिखाई जानी है, मतलब 6 ही दिन है, इन 6 दिनों में दिखाई जानी है। तो सबसे पहले डेज लिख लेते हैं यहाँ पर। सोमवार से शनिवार तक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसके बाद इन फिल्मों को चलाएंगे सिनेमा हॉल में एक एक करके। अच्छा, एक और कॉलम बना लो, शायद कोई पॉसिबिलिटी बनती हो तो दिखा देंगे इसमें। मोहित, केवल आप ही की कंप्लेंट है, ये क्लास रुक रुक के चल रही है, एक सिंगल व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं है। मैं इसको कैसे मान लूं कि ये समस्या मेरी तरफ से? समस्या तो आपकी तरफ से मानी जाएगी फिर। बाकी लोग बताओ भाई, क्या क्लास रुक रुक के चल रही है? सर आप पूरा दिन क्लास लेते हो ना? हाँ, अभी आपकी क्लास से पहले भी एक क्लास ली है, ये भी हो गई 2 क्लास, उसके बाद एक और है, तीसरी क्लास, उसके बाद 3 घंटे की एक और है, 6 घंटे क्लास है। नहीं चल रही ना? अच्छा, नीरज खंदूरी, क्या नहीं देखते हैं हम? जिस दिन फिल्म एन दिखाई जाए उसके पिछले दिन फिल्म जे अवश्य दिखाई जाए। जिस दिन एन दिखाई जाए उसके पिछले दिन जे दिखानी है जरूर। फिल्म एल मंगलवार को नहीं दिखानी,
ट्यूसडे में लिखो एल, काट दो, ये खत्म, ये खत्म। जिस दिन फिल्म ओ दिखाई जाए उसके अगले दिन फिल्म के अवश्य दिखाई जाए, ओ के अगले दिन के 100% आनी चाहिए। डन। फिल्म एम का केवल शुक्रवार को ही दिखाया जाए, एम को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को ही दिखाना है, और उसके तुरंत पहले दिन के नहीं आनी चाहिए, एम के तुरंत पहले के यहां नहीं आनी चाहिए, मना कर रहा है। डन। फिल्म एन सूची क्रम में आखिरी दिन नहीं आएगी, मतलब सैटरडे को एन नहीं आएगी, मना कर रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। सीक्वेंस पूछ रहा है कैसे शुरू होंगी पिक्चर है। ठीक चल रही है क्लास, चलिए। अब देखो जे एन और ओ के कैसे आ सकते हैं सर, जैसे मैंने यहां पर पॉसिबिलिटी में एक और एम बना लिया, मैंने एक बार जे एन को यहां रखा और ओ के को यहां रखा, फिर तो के तो यहां आ ही नहीं सकता, गलत हो गया। तो सर ऐसा कर लें, ओ के को यहां रख लूं और जे एन को यहां रख लूं, अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बन गया पूरा। अब एक फिल्म बच रही है शायद एल, वो अपने आप यहां आ जाएगी। तो ओ के जे एन एम एल, ओ के जे एन एम एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, आंसर आ गया। क्या मैं सही हूं? क्योंकि विश्वास नहीं होता, नन ऑफ दीज आता है तो। एक और सवाल है क्या इस पर? नहीं, इस पर नहीं है, मैं एक बार फिर चेक कर लूं कहीं गड़बड़ ना हो। जिस दिन फिल्म एन दिखाई जाए उसके पिछले दिन जे अवश्य दिखाई जाए, बिल्कुल। एल मंगलवार को नहीं दिखाई जा रही, हाँ नहीं आ रही एल मंगलवार को। जिस दिन ओ दिखाई जाए उसके अगले दिन के, ओ के अगले दिन के आ गया। फिल्म एम शुक्रवार को दिखाई जानी है, हाँ शुक्रवार को आ गई। उसके तुरंत पहले दिन के नहीं आनी, हाँ सर के नहीं आ रहा। फिल्म एन सूची क्रम में आखिरी नहीं है, हाँ एन आखिरी नहीं है, यहां पर आ रही है, सही है, सही है, नन ऑफ दीज ही आएगा, नन ऑफ दीज ही आएगा, नन ऑफ दीज ही आएगा, सही है, सही तो है, सारी कंडीशन मैच कर रही है। अब होता क्या है कि हमारी उम्मीद होती है जो हमने बनाया है वो यहाँ मिलना चाहिए, अब नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें, नन ऑफ दीज का मतलब ही यही है, इनमें से कोई नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? फिल्म दिखा पाओगे बड़े आराम से। चलो अगला सवाल देखो, पहले इसकी इंग्लिश देखो फिर लौट कर आओ। सवाल क्या कहता है? फाइव बॉयज ए बी सी डी एंड ई, फोर गर्ल्स पी क्यू आर एंड एस हैव टू फॉर्म अ टीम of 5 members which have the following restrictions. A has to live with S. Question पे आ जाओ। If the number of boys in the team is 2, then which team is possible? तो बॉयज 2 चाहिए, ABCD बॉयज थे, सर ए बी आ गया, 2 हो गए, ADA आ गया तो ये 3 हो गए, भाई ADA दो बार ए कैसे आ जाएगा, है ना। ABCD में BD आ गए, ठीक है, इसमें सी आया है, केवल सी आया है, ABC गायब, ABD गायब है, तो ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। मुझे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, 2 बार ए कैसे दे दिया इन्होंने। ए हैज टू लिव विद एस, हाँ ए एस के साथ रह रहा है, इसमें नहीं रह रहा, एस अकेला रह रहा है, आंसर आ गया ए। हिंदी में भी बताना पड़ेगा। ए को ए एस के साथ रहता है, इसमें रह रहा है, इसमें ए एस के साथ नहीं है, इसमें ए एस के साथ नहीं है, इसमें है। पी आर के साथ नहीं रहेगा तो पी आर के साथ कहीं भी नहीं रह रहा सर। डी और क्यू साथ नहीं रह सकते सर, डी और क्यू साथ रह रहे हैं तो खत्म हो गया, आंसर ए ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए ही बनेगा। चलो ये भी ऐसा ही सवाल है, अच्छा सवाल है, इसे बनाओ भाई, इंग्लिश देखो एक बारी, और आप गलत बनाओगे ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अब गलत बनाओगे ये मैंने आपको चैलेंज कर दिया, और बताओ अब आप इसे सही बना दो, मेरे चैलेंज को तोड़ दो, मुझे बहुत खुशी होगी। बनाओ, चलो बताओ। सर आज इतना ही रहने दो भैया, आज चैप्टर खत्म हो रहा है, अब बस सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर रहने देंगे। पांच लड़कों ए बी सी डी और ई, 4 लड़कियों पी क्यू आर एस में से 5 सदस्यों की टीम बनानी है।
निम्नलिखित प्रतिबंध है। नीचे सवाल पढ़ो डायरेक्ट। 12वां सवाल क्या कह रहा है? यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है तथा टीम का एक सदस्य डी है, तो डी के अतिरिक्त टीम के अन्य सदस्य कौन से होंगे? ये पूछ रहा है। हिंदी क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इंग्लिश वाले कहते हैं कि इंग्लिश क्यों हटा देते हैं। चलो अब देखो, आंसर आ गए आपके। बी बॉम्बे आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के। सबसे पहले समझो कि उसने कहा कि एक टीम बनानी है। लास्ट में उसने कहा गया, हाँ ये रहा, यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है, तो देखो लड़कियां कहाँ हैं? ये रही पी क्यू आर एस। तो 2 लड़कियां चाहिए। पी क्यू आ गई, पी एस आ गई, पी क्यू आ गई, पी एस आ गई। चलो 2 लड़कियां तो हैं। कह रहा है यदि टीम में लड़कियों की संख्या 2 है तथा टीम का एक सदस्य डी है, तो एक सदस्य डी है, सब में डी को ऐड करना पड़ेगा आपको। सब में डी को ऐड करना पड़ेगा। यदि डी को ऐड नहीं करोगे तो गलती कर जाओगे। उसने पहले ही कह दिया टीम का एक सदस्य डी है, तो डी को यहां लिखो। क्यों लिखो पता है? बताऊं क्यों? इसलिए जैसे इसने कहा ए को एस के साथ रहना है, तो सर इसमें तो ए और एस दोनों ही गायब हैं। इसमें ए एस के साथ रह रहा है, इसमें नहीं रह रहा, हटा दो। इसमें दोनों ही गायब है। पी आर के साथ नहीं रहेगा, तो सर पी आर के साथ कहीं नहीं रह रहा, आप देख लो। डी और क्यू एक साथ नहीं रह सकते। अब देखो डी और क्यू एक साथ रह रहे हैं, जो कि नहीं रह सकते। ये मुझे कब दिखाई दिया? जब मैंने डी लिख लिया। ना लिखता तो पता ही ना चलता। डी और क्यू एक साथ नहीं रह सकते, यहां रह रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर तो बन गया ना, क्या? बी बॉम्बे। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। चलो अगला सवाल देखो भाई। इसको क्लासिफिकेशन टाइप पजल कहा जाता है। 4 मित्र हैं ए बी सी डी, फिर कह रहा है ए और बी फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब 2-2 गेम 3-3 गेम खेल रहे हैं लोग, तो इसे क्लासिफिकेशन टाइप पजल कहा जाता है। ये बहुत आसान होती है, आजकल आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लो कि कैसे होती है। 4 मित्र ए बी सी डी के नाम लिखो आप। ए बी सी डी। यहां पर गेम्स लिखो क्या क्या है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, और क्या है? बस यही है। होगा तो आगे बढ़ा लूंगा मैं, जरूरत पड़ेगी तो, है ना। अभी मुझे इतने ही दिखाई दे रहे हैं, होगा तो मैं बढ़ा दूंगा नाम। अब क्या करना है आपको? टिकिंग करनी है, केवल टिकिंग। टिकिंग। ए और बी फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं। ए और बी फुटबॉल फुटबॉल क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट हॉकी खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट क्रिकेट हॉकी हॉकी खेलते हैं। ए और डी बास्केट फुटबॉल खेलते हैं। ए बास्केटबॉल और फुटबॉल, डी बास्केटबॉल और फुटबॉल। सी और डी हॉकी बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी हॉकी बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं। बस खत्म हो गया। हॉकी कौन नहीं खेलता? तो देखो ये रहा हॉकी, ये नहीं खेल रहा। ये कौन है? कि सर ए, बाकी सब तो खेल रहे हैं। ए नहीं खेलता, ए ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। आई बात समझ में? और कोई तरीका हो सकता था इसका? हॉकी कौन नहीं खेलता? अब जैसे हॉकी खेलने वाले बी और सी हैं, तो बी और सी तो हटा दो, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो हॉकी ना खेलता हो, है ना। सी और डी भी हॉकी खेल रहे हैं, तो डी को भी हटा दो। लो हॉकी खेलने वाला ए ऐसे भी निकल आया। कैसे? एसआरटी से। हमने क्या कहा? एसआरटी पजल में भी काम कर जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ये सवाल वही है, यहां से नया हो गया ये सवाल। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी कौन खेलता है? फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी नहीं खेल रहा ए। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी कौन खेल रहा है? बी, यही खेल रहा है। और फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी ये भी तो खेल रहा है डी। बी डी खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, बी डी खेल रहे हैं। फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी, अच्छा मतलब यही 3 गेम खेलने वाला चाहिए। फुटबॉल बास्केटबॉल
अरे ये कहाँ खेल रहा है बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, डी खेल रहा है, डी, माफ कीजिए मैंने गलत देख लिया था, ऑप्शन ए। ठीक है जी, समझ में आ गई होगी बात। चलो खत्म हो गए भाई सवाल, लास्ट था ये लास्ट क्वेश्चन था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके में पजल बॉक्स से आएगी, फ्लोर से आएगी, डेज और मंथ से आएगी, बस यहीं से आती रही है, हमेशा आएगी भी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।